Hello and welcome to Rahul Sudan Value Podcast. Ask any business owner कि what is their biggest problem and they'll say, sir, sales नहीं हो रहा. And when you break it down for them, you define and you understand कि उनके जो सेल्स लाने वाले लोग हैं, जो उनके ऊपर के जो टीम लीडर्स हैं और जो मैनेजरियल पोजीशंस हैं, उनको चैलेंजेस आ रहे हैं. ना कभी ऑपरेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, मे बी प्रोडक्ट मिक्स ठीक ना हो. बट होता क्या है कि जब आप उसको अपने पास से नजर से देखते हैं, व्हेन यू आर इन द सिस्टम, कई बार आप सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते. तब आपको क्या चाहिए होता है? एक एक्सटर्नल आइज चाहिए होती हैं जो आपको दूर से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, उसे ब्रेक डाउन कर सके, उसको उस मॉड्यूल्स में बना सके जिस पे एक्शन लिया जा सके. आइए आज मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपना करीबन 33 साल का एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया एक ऐसी कंसल्टिंग फर्म में जो एमएसएमई, जो करीबन 100 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की कंपनीज हैं, उनको ये हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को स्केल करने के लिए. श्री आलोक टंडन जी ने, ना ही वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, पर उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो एक प्रोफेशनल की तरह 3 इंडस्ट्रीज में जाता है, विच इज फार्मा, रिटेल और डायरेक्ट सेलिंग में. उनकी एक नई बुक भी आई है. आज उस बुक पे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वो कंपनीज को कैसे हेल्प करते हैं बिजनेस को स्केल करने के लिए. सो वेलकम ऑन अ शो आलोक जी. थैंक यू सो मच राहुल जी. सर, जब आपके बारे में हमने लोगों को बोला कि आप आ रहे हैं, तो हमारी टीम के बड़े सारे क्वेश्चंस थे कि सर ऑपरेशनली हेल्प करते हैं कंपनीज को ग्रो करने में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, या सेल्स को बढ़ाने में एक्सपर्ट हैं आप. तो जब सर्च किया तो लगा कि आप सारे ही काम करते हैं. तो कौन सा फेवरेट एरिया आपका? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बिजनेस को ग्रोथ करना या ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करना? राहुल, द फैक्टर्स कि मेरे जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का वो प्राइमरली सेल्स में है. तो मुझे सेल्स को ग्रो कराने में, बिजनेस डेवलपमेंट में जितना मज़ा आता है उतना किसी और चीज़ में नहीं आता. बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, बट प्राइम मेरा फोकस जो आपने पूछा वो वहीं पर है. बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बाद सेल्स ज़रूरी है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू ज़रूरी है, और जब तक रेवेन्यू अच्छा नहीं आता ना, ऑर्गेनाइजेशन अपनी बॉटम लाइन पे भी काम नहीं कर सकती, टॉप लाइन पे भी काम नहीं कर रही है अगर तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बहुत फोकस होता है. तो मेरा एरिया उसी पे है. तो इतनी बड़ी कंपनी जिनके साथ आप काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो जी ऑलरेडी वीपी सीईओ सब कुछ है, हमारे पास तो पूरी टीम है, सेल्स के ट्रेनर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, हम आपको क्यों हायर करें? जैसा आप अभी बोल रहे थे कि इतनी बड़ी कंपनी है जिनके पास सारे लोग हैं, डेफिनेटली होते हैं. मैंने भी जब कंपनी में काम किया तो मैं भी टॉप पोजीशन पे था, मेरे साथ मेरे कलीग भी थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे थे. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने काम को कर रहे होते हैं तो अपने काम में एक एक सिंगल डायरेक्शन में देख रहे होते हैं. एक कहते हैं ना, बर्ड व्यू पे बहुत सारी चीज़ें कई बार हम मिस कर जाते हैं देखने के लिए. और मेरे जैसे लोगों का रोल यही है, जो भी छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उससे, कि मैं देख करके आइडेंटिफाई कर सकूं कि कहाँ पर नीड है और कौन से रोड ब्लॉक्स हैं. वो छोटे छोटे हडल्स जो स्टॉपिंग स्टोन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसको क्या स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट करा जा सकता है. एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट, देन आई एम एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, कई जगह कल्चरल मिसफिट का इश्यूज आता है, कई बार ये कम्युनिकेशन के चैलेंजेस होते हैं, और कई बार ये समझें तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. एंड समटाइम्स आप पोजीशन किसी को दे देते हैं शायद जिसकी लीडरशिप ही ना हो. भाई किसी को डेजिग्नेशन तो मिल गई, लेकिन एक्चुअल में उसके स्किल्स नहीं है. बट इजंट इट अ वेरी वेरी टफ थिंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, कि कॉन्फ्लिक्ट देखने हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस देखने हैं, या लीडरशिप चैलेंजेस देखने हैं, ये सब कैसे आइडेंटिफाई होता है? सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज एक या दो मेजर चैलेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सारा केओस नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस नहीं होते, वो दिख रहे होते हैं लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस नहीं होते. द थिंग इज कि यही मेरा पहले काम होता है कि आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली चैलेंज कहाँ है. बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक गैप है. इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दैट गैप, एनीबडी कैन डू दैट. आई एम एबल टू डू दैट विद द ऑर्गेनाइजेशन, अदर पर्सन हु इज देयर, दे आर आल्सो डूइंग दैट. अगर वो गैप आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको ब्रिज करना आसान हो जाता है, और वो सक्सेस रेट वहीं से निकल करके आता है कि कितनी तेजी से ऑर्गेनाइजेशन उसको करेक्ट करके आगे निकल जाएंगी. एंड दिस इज वेयर आई एम वर्किंग ऑन. फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई दैट एग्जैक्ट नीड,
कि कहाँ जरूरत है, challenges हैं, leadership development में challenges हैं, right person is not sitting up there. See the person, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहा हूँ इसी पॉइंट को। अगर हमने किसी को ऊपर बैठाया है तो कुछ एबिलिटी देख करके बैठाया होगा। उस पोजीशन पर बैठने के बाद शायद उसके अंदर जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल सेट अगर लैक कर रहा है तो वो दैट कैन बी डेवलप्ड। और अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको मेंटर किया जाए, उसको कोच किया जाए और वो चीजें डेवलप हो जाए, तो वहीं से चीजें ब्रिज हो जाती है। तो नीड नॉट टू change the person, but if the skill set are being developed and there is a certain change in the approach of an individual, things can be managed. That's what my role is. So interestingly the question या solution जो आप ऑफर करते हैं वही है कि let's break it down, let's see it, what part of the machinery को ठीक करना है। अगर एक पार्ट है तो एक ठीक करेंगे, दो है तो दो ठीक करेंगे। Exactly. ओके दोस्तों, जितना एक्सपीरियंस आलोक सर को है, करीबन 33 साल का, जो फार्मा, रिटेल और डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में है, जिनमें उन्होंने पैन इंडिया हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जाके काम किया है, उन तीनों इंडस्ट्री को उन्होंने एक बुक में कन्वर्ट किया है, जिसमें बुक का नाम है ए टू सी ऑफ लीडरशिप। सर, जब मेरे पास ये बुक पहली बार आई तो उसमें से मेरे को जो वर्ड सबसे बड़ा हिट किया वो लगा, फ्रॉम एटीट्यूड टू जेलियस अपसेलिंग। जी, ये टैगलाइन कैसे बनी सर? कह सकते हो उसमें मेरे जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, राहुल जी, उसने मुझे बहुत हेल्प करी। बिकॉज ये बुक मैंने जो लिखी है, इस बुक को लिखते समय इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मुझे लाइफ में चैलेंजेस आए थे और जो मैंने करेक्शंस अपने अंदर किए थे, अपनी टीम में किए थे, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पर पुट किया। और ये वहीं से निकल करके आई कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज for anybody and everybody, even as an organization also, the attitude of the organization and the individual both is very important. And when you talk about upselling or upskilling, बिना upskilling के आप upsell नहीं कर सकते, और without sales, right, आप कोई भी organization बना लो, उसका objective meet नहीं होता। तो that is very important. तो starting कहाँ से होगी? right mindset से, that is attitude, और end कहाँ होगा? selling से, जहां पर एंड कंज्यूमर तक आप पहुंचोगे, वहां से रेवेन्यू आएगा। एंड दैट इज द गोल। तो स्टार्टिंग राइटली एंड रीचिंग टू द राइट गोल, द डिजायर्ड गोल, वहां से ही निकल करके आएगी। सर, जनरली देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ में जो उनके मेंटर्स होते हैं या उनके जो ट्रेनर्स होते हैं या कोचेस होते हैं, उनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल। आपके कौन मेंटर्स रहे जिनसे आपने सीखा है? मैं यूं कुछ नाम न लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि फॉर मी जिंदगी अपने आप में एक सीखने की जर्नी है। और जब मैंने आज से करीब 33 साल पहले 1992 में अपना पर्सनल करियर स्टार्ट किया था, तो डे वन से जो मेरी लर्निंग हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर दोस 21 days ऑफ माई इंडक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर वो सारी चीज़ें कूट कूट करके सिखाई जाती हैं, तो वो चीज़ भरी गई थी। तो वहाँ पे जो मेरे मेंटोर थे, जो कोचेस थे, जो मेरे ट्रेनर्स थे, मैं आज भी उनके टच में हूँ और उनसे आज भी सीखता हूँ। और अगर आप लेटेस्ट में जाएंगे तो मैंने धीमे धीमे करके बहुत कुछ सीखा है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं अगर लूँ तो डायरेक्टली यूँ तो नहीं कह सकता कि मैंने उनके साथ बैठ करके उन्होंने मुझे कोच किया है, लेकिन मैंने 4-4, 5-5 दिन के कोर्सेज लोगों के किए हैं, जहाँ पर जाकर के मैंने सीखा है। तो बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें, तो मैंने कोशिश की है सीखने की। एंड फेवरेट बुक्स इफ एनी? हर किसी से सीखा है मैंने। किताबें मुझे पढ़ने का शौक है, तो आई विल नॉट कॉल इट कि मैंने किसी एक बुक से सीखा या एक बुक में मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा है। जो बहुत फेमस नाम है उनको भी पढ़ा है। आप चाहे रिच डैड पुअर डैड ले लो, वहाँ को भी पढ़ा है मैंने। हाउ टू सेल लाइक अ प्रो, वो भी पढ़ा है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो भी पढ़ा है। यू कैन विन भी पढ़ा है, नहीं? हाउ टू अनलीश योर सेल्फ, वो भी पढ़ा है। तो आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों के नाम ले रहा हूँ, कौन कौन से हैं। सारे ऑथर्स के नाम है उसमें, बड़े बड़े सारे ऑथर्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक बाइबल है सेल्स वालों के लिए। तो नाउ लेट्स लुक एट सम सीरियस क्वेश्चंस आलोक जी।
इंडिया की स्टोरी ग्लोबली बहुत एक्सेप्टेड है. इंडिया इज सेकेंड ग्रोइंग मार्केट है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना. बट देन देर आर ग्लोबल स्ट्रगल्स होती हैं, जैसे यूक्रेन का स्ट्रगल हो गया या ग्लोबल वॉर्स चलते हैं. सो आई एम श्योर आपके क्लाइंट जो एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस रिटेल में या एक्सपोर्ट में, उनको भी चैलेंजेस आते होंगे. सो डू यू थिंक दे वन कि ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, इट्स अ जेन्युइन ग्रोथ? डू यू फील कि ऐसा लगता है कि हाँ यार, सरकार नंबर्स कुछ दिखा रही है बट एक्चुअल ग्राउंड में इतनी वो ग्रोथ नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, सरकार क्या नंबर दिखा रही है उस पर कमेंट करने की जगह मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं फील्ड का आदमी हूँ. सेल्स करिए, आज भी उसी में रहता हूँ, आज भी लोगों के बीच में रहता हूँ. मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की जगह मैं छोटी कंपनियों को बड़ा कैसे बनना है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो उनको फोकस एरिया मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रही है, और इंडिया इज प्राइमरली सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, जो जितना बड़ा हमारा मार्केट है, इन्फ्लेशन मुझे लगता है नहीं. मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छी ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में भी इंडियन मार्केट इटसेल्फ एंड द जीडीपी विल ग्रो विद द पेस इट इज ग्रोइंग राइट नाउ. Okay. I think that's a good sign coming from a very top-notch consultant, how they evaluate the Indian market. Okay, now let's look at Indian market now. Generally, companies के पास 4-5 options होते हैं sales करने के. So one is obviously GT. They go in GT. And then आजकल e-commerce is picking up. Then you also have affiliate, influencer-based marketing है. Then obviously direct sale is one division. So do you do consulting for all these 360 degree, giving them option कि expansion करने के लिए आप किसी भी 4 lines में चले जाओ, और you pick up a specific कि हाँ ये niche है, इस पे काम करना है? मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बात करो कि मैं कैसे करता हूँ, तो मेरी जो एक्सपर्टीज है, मैं अपने आप को उसी डोमेन में ज़्यादा फोकस करता हूँ. और बिकॉज डिजिटली हम जिस एरा से आते हैं, डिजिटल इतना ज़्यादा अब आया है, तो डिजिटली करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये मैं बताता हूँ. कैसे करना चाहिए, आई कैन रेफर पीपल. Okay. राइट. यस. इफ अदर देन डिजिटली, इफ यू नीड टू ग्रो, देन कैसे मार्केट में जाना है, कैसे चीज़ों को लेकर के जाना है, डोमेस्टिक मार्केट में कैसे एक्सपेंड करना है, ये हमारा डोमेन है, जो मेरा डोमेन है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो मैं वहाँ पर फोकस करता हूँ. लेकिन आई टोटली एग्री कि करंट सिनेरियो में ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, जहाँ से हमें ग्रोथ लेकर के जानी है, उन साथ में लेकर के अगर चलते हैं तो ग्रोथ बेटर आती है. Okay. So the all conclusive growth story is जो आप देखते हैं कि एटलीस्ट अगर कंपनी के पास प्रोडक्ट और ऑपरेशन सब सॉर्टेड आउट है, तो लेट्स लुक एट मैक्सिमम चैनल जहाँ पे सेल्स ट्राई की जा सकती है. Yes. Which is your favorite? So retail remains your favorite, right? Retail is my favorite, yes. True. वो सबसे बड़ा बिग ब्रदर है. I think that's Pauling and Pensing structured line है. Okay. Now, Alok ji, you've been a mentor to so many young people actually, and when you look back, there are a lot of entrepreneurs जिनको आप गाइड भी करते थे. So एक नया entrepreneur अगर बिजनेस शुरू करना चाहता हो, 18 साल का लड़का कॉलेज से निकल के कहता है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या एडवाइस करते हैं उसे? करना चाहिए कि पहले जॉब करे, 2-4 साल ट्रेनिंग ले, या सीधा बिजनेस में कूद जाए? मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काउंट्स. Okay. तो जोश और एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस काउंट्स. एक्सपीरियंस काउंट. जोश तो जरूरी है, और जिसके अंदर जोश है, वो जोश उसका आसानी से जाएगा नहीं. जिसके अंदर वो नेक है बिजनेस करने की, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर वो बिजनेस करने का नेक था, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया. होता क्या है कि यंग एज में जब आप चीज़ों को शुरू करते हो ना, तो आप प्रोस की तरफ सारा फोकस होता है, आप कॉन्स की तरफ देख नहीं पाते, और एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि वो जो सिचुएशन आएंगी तो उनको हैंडल कैसे करें. But when you gain experience, when you are working with an organization, you see, you get into that atmosphere. आप हैंडल सब कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में हैंडल करने वाले लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, so you are learning. And when you are there, you are learning. When you come learned, there are chances of getting successes faster and better than going wrong. Okay. चलो, अब 18 साल का लड़का कॉलेज चला गया, अब उसका 2 ऑप्शन है. वो MBA करता है, जॉब करता है, बिजनेस में आता है, या वो फैमिली ओन बिजनेसेस में आ जाता है. पिताजी ने कहा कि आके मेरी गद्दी संभाल लो, बैठ जाओ आके. आप तो दोनों तरह के क्लाइंट को कंसल्ट करते होंगे कि वन हु हैव टेकन दिस ऑफिशियल रूट, फॉर्मल एजुकेशन एंड मास्टर्स एजुकेशन, एंड दे हैव डन इट, दे कम विद प्रोसेसेस वगैरह, सिस्टम एक्सेल से स्ट्रांग होता है. दूसरी टाइप है लाला जी, जिनको पता सुबह क्या डाला, शाम को मेरे को क्या मिला है वो बताओ. तो इन कंपनीज को कैसे हैंडल करते हैं आप?
सी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप पूछ रहे हो मेरे से। मेरा जो कहना था वो इट्स नॉट अबाउट द क्लासरूम लर्निंग, इट इज अबाउट लर्निंग। वो जो लाला जी का बेटा है ना, वो टेबल पे डाइनिंग टेबल पे बैठ करके ना, वो अपने फादर से, वो जब वो छोटा था ना, 15-16 साल का था, तब से 18-20 तक आते आते उसने बहुत सारी चीजें सीखी है। और वो कोचिंग उसे मिल रही है, जो फील्ड में उसे मिलनी है। तो वो शायद आकर के बिजनेस को 20 की उम्र में, 18-20 की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसे गद्दी पर बैठा देंगे और वो पीछे से गाइड करते रहेंगे तो भी वो संभाल लेगा। क्लासिक चीज क्या होती है कि पूरी तरीके से बिजनेस, मैंने नहीं देखा अभी तक कि किसी ने 18-20 साल या 20 साल के लड़के को गद्दी पर बैठाया और हाथ खींच लिया। आप खींच लिया। तो वो उसको पकाते हैं। वहां पे कहते हैं ना कि एक शब्द होता है पकाना, तैयार करना, तो वो तैयार करते हैं। और फिर एक टाइम आता है 2-3-4 साल के बाद, ग्रेजुअली उसे डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज द की थिंग इन रनिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस। सो वो डिसीजन मेकिंग सिखाते। और ये अगर आप एमबीए करके भी आ रहे हो तो एमबीए करने के बाद भी मैं कहता हूँ पहले जॉब करो, जॉब करने के बाद बिजनेस में आओ, बिकॉज वहां पर आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होती है टू टेक सर्टेन डिसीजंस। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, देन यू टेक ओनरशिप, एंड अनलेस यू हैव दैट ओनरशिप, राइट, यू कैन नॉट प्रूव or create a successful business. आई थिंक दिस अ वेरी गुड इंसाइट। आई थिंक कि मैं खुद सीखा, प्रोसेस लेकर आया, मैं प्रोफेशनल बना, या मुझे किसी ने गाइड किया। सो आप दोनों तरह के सेटअप्स में काम करते हैं, दोनों तरह के लोगों को कंसल्ट करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रेजेंस इन द रिटेल मार्केट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द बिजनेस वैल्यू। जी। ओके सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी बुक पढ़ने के बाद व्हाट डू यू थिंक आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट पीपल विल गेट? ये आप मेरे से पूछ रहे हैं जबकि आपके बुक हाथ में आई थी, आपने इसको पढ़ा है। किसी दिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। एनीवेज, मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, आप दे, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ इसका। आई थिंक द की पार्ट इज, जो मुझे लगा, सो एवरी डे यू वॉच इंस्टाग्राम, ठीक है, तो रील्स आती रहते हैं एंड यू आर इंटरेस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट लॉट ऑफ लिंक्डइन रील्स शुरू हो जाती हैं, इंस्टाग्राम रील्स शुरू हो जाती हैं। आपको बहुत सारे कोट मिलते हैं और फिर आपको एक ऐसा कोटेशन मिलता है जिसको लगता है हाँ यार, इसी को तो ढूंढ रहा था। इस शब्दों ने सारी जिंदगी की मेरी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। फिर आप उसके ऊपर कोई शेर मिलता है तो आप उसे और तवज्जो देते हैं कि वाह, 4 लाइनों में गालिब साहब ने मेरी जिंदगी बयां कर दी। पर द क्वेश्चन इज, करेगा कौन? बयां तो कर दिया हाल, बट करेगा कौन? नाउ मुझे जो लगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जानना, पहचानना और वो माइंड को हिट करना कि आपने करना भी है। तो मुझे इस बुक में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगी कि मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मैं क्या चीज़ें बेटर कर सकता हूँ। हमारी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वी आर स्मॉल कंपनी, एंड बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर बंदा बड़ी या छोटी पोजीशन पे हो, वो लीडर बन सकता है। लीडरशिप को पोजीशन नहीं चाहिए। आप एक छोटी चीज़ ठीक करेंगे, आप लीडर बन सकते हैं। तो सही बताऊं, मेरे लिए तो ये गोइंग बैक था कि सारी चीज़ें फंडामेंटली दोबारा से रिहैश करना और जिसे कहते हैं परत हटाना। तो मेरे लिए ये था, ये बुक मेरे लिए, मैं अगर आपको कहूँ तो ये मेरी लर्निंग है। Okay. अब आप बताएं इसमें आप। this clearly shows that you have gone through the book. Thank you so much. सी आपने जो बात बोली, मेरा भी कहीं फोकस इस बुक पे ये था कि पहले तो ये समझना कि एवरीबॉडी हैज गॉट एबिलिटी टू बिकम ए लीडर। कोई भी लीडर बन सकता है, राइट? देयर आर सर्टेन एबिलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए लीडर, राइट? लीडर, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने इस बुक में लिखा भी है कि लीडर सिर्फ कोई पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन से नहीं मिलेगी, वो पावर नहीं है जो आपको कोई बैठा देगा वहां ले जाकर के और पावर दे देगा, देन यू आर ए लीडर। नहीं, लीडर आप बनते हो अपने एक्शन से, अपनी एबिलिटी से। एंड लीडर इज द वन जिसको कि लोग जिसके जैसा बनना चाहें और उसको एडमायर करें, उससे कुछ सीखें। तो वो एबिलिटीज आपके अंदर अगर हैं तो आप सक्सेसफुली लीडर बन सकते हो। एक चीज और मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बुक में आपने और देखा होगा, पढ़ा होगा, कि मैं कहता हूँ कि एक्चुअली वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस, वी आर नॉट डीलिंग विथ machines. True. Right? In sales or as a leader, if you want to become a leader, or you are doing sales, you are into business and willing to grow your business, तो आपको लोगों से डील करना है। It is people always, product doesn't sell on its own. It is always people behind the product who sells the product. True.
सही कह रहे हैं आप। राइट? तो हमें लोगों से डील करना है, तो मेरे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि मैं लोगों से डील कर सकूं। लोगों के अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि वो लोगों से डील कर सके, राइट? और इफ आई एम एबल टू ऐड वैल्यू टू पीपल, देन ओनली बिजनेस विल ग्रो। ओके, बट डू यू थिंक जो टॉक्सिक लीडरशिप है आज की डेट में, देयर इज वन वर्ड जो पहले तो नहीं था, जैसे पहले 25 साल पहले टेंशन वर्ड नहीं था, अब ये नया वर्ड आ गया टॉक्सिक लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप जो नीचे वालों को ग्रो नहीं करने देती, ऊपर वो हिलती नहीं है। अब पूरे जो कॉर्पोरेट है उसका इन माहौल जो है वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। आपने उसके ऊपर ज्यादा अभी कवर नहीं किया, तो क्या मैं सोचूं आपके नेक्स्ट एडिशन का टाइटल है या नेक्स्ट एडिशन का भी? सी टॉक्सिक लीडरशिप की अगर आप बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपने सही कहा कि आजकल ज्यादा दिखाई देता है। और वो जो शुरुआत में आपने बात बोली थी कि वो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट ऊपर जाकर के बैठ गया है, राइट? वो इसलिए टॉक्सिक है बिकॉज वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, वो सीख नहीं रहा, राइट? और उसकी अपनी एक स्टाइल डेवलप हो गई है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नाउ यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड बोला था बीच में, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि द पीपल हु आर देयर अप एंड दे आर सीइंग दैट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सर्टेन पीपल हु आर टॉक्सिक। नाउ इट इज देयर कॉल हाउ टू हैंडल देम, ईदर टू हैंडल देम और रिमूव देम। आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस। ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो कराना है तो राइट पीपल एंड राइट माइंडसेट के साथ ही ग्रो हो सकती है। और आजकल चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते देखिए। कई लोगों के लिए ना लीडरशिप बड़ा आसान वर्ड है, बट लेट्स अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। तो मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपके पर्सपेक्टिव से उनकी लीडरशिप कैसी है। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग, आई एम श्योर आप फुटबॉल देखते होंगे। मेसी साहब इंडिया आए हुए हैं, तो हैदराबाद में बहुत अच्छा रहा, दिल्ली भी ठीक ठाक रहा, लेकिन कैलकाटा में जो हुआ नाउ, जो कैलकाटा में हुआ, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, क्या रहा होगा उनका लीडरशिप का माइंडसेट कि वो उस चीज को ठीक नहीं कर पाए? वो ले तो आए, सारा खर्चा हो गया, सब कुछ हो गया, बट हाउ वाज दैट कि मतलब वो इतना बड़ा इवेंट नहीं मैनेज हो पाया? इज इट वाज इट अ लीडरशिप इशू? क्या लगता है आपको? इसको लीडरशिप इशू के तरीके से आप देख सकते हो, बट आई विल नॉट कॉल इट एज ए बेसिकली लीडरशिप इशू। ये फोकस कहीं और है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जो केओस सारा क्रिएट हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था? पब्लिक वहां पर जो ऑफेंड हुई, मेसी को देखना था। बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज दैट पीपल वेंट देयर टू सी द मैन जिसको एडमायर करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू सी द मैन, राइट? व्हाई? बिकॉज द पीपल जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो सारे के सारे लोग सराउंडेड थे और सेल्फ सेंट्रिक थे। मेरी फोटो आ जाए पहले। हाँ। ओके, चलो मूविंग एट, सिंपल क्वेश्चन, गौतम गंभीर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ गुड इज द लीडरशिप? ऐसी चीजों में लेकर के जा रहे हो Just see, ये बनाने के लिए। I mean, what is your, is it a good leadership, bad leadership, toxic leadership, or is it work in progress leadership? ठीक है, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो दिल बी एबल टू ब्रेक इट डाउन इन अ मच इजियर वे कि हाँ, अच्छा ये ऐसे परसेप्शन होता है। ओके, लेट्स गो इवन मोर, हाउ डू यू रेकन धोनी's लीडरशिप? सी अगर आप अलग अलग लीडरशिप की बात करोगे, अगर आप धोनी की लीडरशिप की बात कर रहे हो, मैं आपके गौतम गंभीर वाले का भी आंसर दे दूंगा डेफिनेटली। धोनी की लीडरशिप को अगर आप देख करके चलोगे तो इससे इट वाज एन बेसिकली एन इंक्लूसिव लीडरशिप, राइट? फोकस्ड, काम एंड इंक्लूसिव लीडरशिप, राइट? एक अच्छे लीडर की क्यों क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो शायद खुद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लकीली उनके पास लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो अच्छा परफॉर्म करा लेते, बट आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उनसे अच्छा परफॉर्म कराने की। राइट? सो इट इज नॉट अबाउट टेकिंग ओनरशिप, इट इज अबाउट गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग ओनरशिप। Okay, Rahul Gandhi, what do you think? What kind of leadership he has? I don't think I should be the right person to comment on this. Okay,
And Harmanpreet Kaur, I mean the Indian women captain. अगेन इफ यू सी, उसको भी मैं इंक्लूसिव इसलिए बोलूंगा क्योंकि पूरी टीम में, राइट, अगर आप सारे के सारे प्लेयर से बात करोगे तो दे वर ऑल वर्किंग फॉर वन गोल, फॉर द वर्ल्ड कप, टू लिव दैट वर्ल्ड कप, एंड एवरीबडी वाज नोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और पूरी टीम में कॉन्फ्लिक्ट उसका किसी के साथ नहीं निकल करके आया। और जब आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता लीडरशिप के साथ, तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से ले लेते हैं, बियर कर लेते हैं और उस पर काम कर लेते हो। Okay. Let me ask something on a separate line. Generally जब कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डेजिग्नेट, और आप डिसेंट्रलाइज करते हो, आप 7 या 6-7 लोग रखते हो जो अपने डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, और बाकी आप उनको काम देते हो। Now this was what we called it as a old factory school system of thought. This started with the car manufacturing companies. अब आज की डेट में when WhatsApp came up, it changed everything. WhatsApp में एग्जीक्यूटिव भी है, मैनेजर भी है, वीपी भी है एक ही ग्रुप में, डायरेक्टर साहब भी एक ही ग्रुप में, सुबह मैसेज डलता है, सबको शाम को आंसर देना है। Started creating a flat structure in communication. ChatGPT opened up everything. So much so कि NVIDIA के जो ओनर हैं या OpenAI की जो हेड करते हैं, they have reporting of 250 people now. That old school of 7, 8, 10, 12 people to 250 people reporting. So what do you think? Which is better? That old school where you had department CFO, CMO, CTO, CIO, and then they take care of their department, या ये जो न्यू फाउंड एंटरप्रेन्योरशिप ज़ील है आज की डेट में, we had a flat structure, 200-250 लोगों की रिपोर्टिंग? See, depends organization to organization and the kind of structure has been built up. If things are technically so advanced कि आप कर सकते हो, जैसा आपने बोला कि आप ऐसा भी हैं, तो लोग ऐसा भी कर सकते हैं और कर रहे हैं सक्सेसफुली। की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आपने खुद ही नाम लिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा अपना मानना ये कि अगर एक आदमी सारी चीज़ों को, सारे लोगों को संभाल रहा है और खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो वहां से एक इंस्ट्रक्शन जा रहा है, राइट, डिजायर्ड आउटकम का। यहां तक भी ठीक है कि दिस इज डिजायर्ड आउटकम, ये मेरे को चाहिए, डिलीवरेबल्स आपके ये हैं, है ना, और कम्युनिकेशन सबके पास जा रहा है, एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग टू द पर्सन, राइट। लेकिन वो हायरार्की जब बीच में ब्रेक हो रही है तो कई बार ये भी फीलिंग बीच में आती है कि देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, देन द यंगेस्ट वन इज आल्सो रिपोर्टिंग टू द सुपर बॉस, and the middle boss is also reporting to the super boss, and everybody is reporting to the super boss. Now if the down person is not doing the right job, right, then who will be the person who's going to be held responsible for that? Whose responsibility is to get the right productivity from the person who's bottom up, the people in between or the top person? And if top people are there, then why bottom people are in between? The hierarchy is there. So there comes a question. मैं लीडरशिप पर आपको बोलूँगा कि अगर एक लीडरशिप को आपको ऑब्जर्व करना है तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज वन वेरी गुड वे ऑफ लीडरशिप व्हिच इज देयर राइट नाउ विद आवर करंट सिस्टम, विद आवर पीएम मोदी, राइट। That kind of a leadership is very effective, and that's why it is why I'm saying people should understand that if they are able to do that. How? He is very clear. He is very clear about the outcome, the end result. He has something in mind. He gives a task to an individual. He gives a task to the ex-individual. Okay, this is what I want, right? So now he delegates a person, identifies a person, right person for the right job. Given. Now he doesn't come in between till job is done. आलोक जी, वो लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो is our honorable prime minister a right kind of leadership? What do you think? Definitely, the way things are going right, it is the right kind of leadership. Okay. दोस्तों, आपने आज देखा कि कितनी तरह की लीडरशिप है और किस तरीके से एक इंसान को कितने तरह के रोल अदा करने पड़ते हैं। So if you are an MSME business owner, let's say you're doing a turnover of about 5 crores to 100 crores, I think
you might do a word of good for your team if you can consult Alok ji. Reason for discussion is very simple. हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल है अगर हम सेम प्रोसेस से करते आ रहे हैं. एक एक्सटर्नल आइज का होना इस बात को साबित करता है कि वो बता सकता है कि गलती है या नहीं है. अगर आप पुरानी किसी ट्रेनिंग को भी देखें, जब हमें प्रोफेशनल वर्ड कहा जाता था, ये कहा जाता था कि प्रोफेशनल आदमी कौन होता है जो खुद पढ़ के रिसर्च करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. बट सच्चाई ये है कि आजकल सारे प्रोफेशनल आदमी ही दूसरे से एडवाइस लेने से मना करते हैं कि उनको लगता है वो खुद ये बात ठीक कर लेंगे. अगर आप उस रट में हैं कि ये सोचते हैं कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक हैव अ लुक एट अगेन. Get in touch with Alok ji. He's a wonderful friend and a great consultant. Alok ji, with this we come to an end of this podcast. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इस बुक का we are waiting for the second edition now. Toxic leadership or dysfunctional qualities of leadership. So we might look at the other functions and maybe second time we'll also have some digital discussion also happening क्योंकि अब तो रिटेल प्लस डिजिटल आजकल मिक्स होता जा रहा है. बिल्कुल, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे और जरूर लिखेंगे. Right. Thank you so much for coming on the show, sir. Thank you so much. Right, sir. Take care.